नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। पुरानी कहावत है, चोरों के चोर दोस्त, सीए के सीए दोस्त। तो रूबी जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उनका भतीजा आया हुआ है श्री दिनेश सिंगल जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम सिकंदराबाद। इनका फूड बिजनेस है बहुत तगड़ा, और आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि क्या इन्वेस्ट करें। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। डोसा विद दिनेश सिंगल जी। सर, लोग हमसे पूछते हैं एज ए सीए कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, आपके क्या व्यू हैं, ये बताइए। सर, इन्वेस्ट करने के मल्टीपल एवेन्यूज़ हो सकते हैं। जैसे वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए कोई 50 साल की एज में है, उसे इन्वेस्ट करना है तो उसे थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट देखनी चाहिए। फिक्स्ड डिपॉजिट हो गए, बॉन्ड्स हो गए, रियल इस्टेट। अगर बजट ज़्यादा है तो रियल इस्टेट में देख सकते हैं। 20 साल का लौंडा, जवान लौंडा, बिल्कुल कड़क। तो वो थोड़ा रिस्क एपेटाइट है उसका, वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है। और उसे एफडी में रिकमेंड कोई ऐसा वो जरूरत है नहीं। तो जवान लौंडा 20 साल का वो जुआ खेल सकता है, जिसे फ्यूचर ऑप्शन कहते हैं। नहीं, ऐसे खाते खाते बात करते हैं। देखो मेरी प्लेट भी आ चुकी है। मेरे खाते पीते बड़ा मजा आता है जिंदगी में। देखो दोस्तों, ये डोसे की बात भी बता देता हूँ, बाजार में डोसा कभी मत खाओ, बहुत लूट है। ये बैटर आता है 50 रुपये का पैकेट, 1 किलो का, उसमें आपको डोसा पड़ता है घर में 10 रुपये का। ये भी सीए साहब ने बताया, दिनेश जी ने, कि खाना पीना घर पे खाओ तो शुद्ध होता है। ये गाय के घी के बने हुए हैं। खाते खाते बात करेंगे जी, तो थोड़ी बातें करेंगे। तो फिक्स्ड एफ&ओ में जी, एफ&ओ पहली बात तो बहुत हाईली रिस्की वो है वेंचर। अगर किसी को आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहा है तो उसे एफ&ओ बिल्कुल भी एंटर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने सुना है कि लोग इसे वही मानते हैं, जुआ है। कि जैसे वो जो युधिष्ठिर अपनी बीवी को हार गया था जुए में, कि इसमें तो बंदा बर्बाद हो जाता है। मैंने 10 सीए से बात की, किसी सीए ने नहीं बोला कि इसे आज ये बिजनेस अपनाओ अपना फुल टाइम। कभी कभी कर लो, थोड़ा सा करके छोड़ दो। एक्चुअली जी, जैसे अगर आप देखेंगे दवाई के काम में जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वो मतलब झोला छाप डॉक्टर तो शायद एक समझ गया मैं, लंडू। हाँ, जिसे कुछ भी नहीं पता वो वैसे ही अगर किसी को डोज भी देगा तो वो भी जहर का काम कर रहा है। अगर हाँ कोई प्रोफेशनल है डॉक्टर और उसने सब चीज़ों की पढ़ाई करी है, उससे पूरा आइडिया है, तो वही जहर बेसिकली एक लिमिट के ऊपर अगर कुछ जा रहा है तो वो जहर है। चलिए मैं इन्हीं की बात आगे बढ़ाता हूँ कि पूरा देश आजकल आरएमपी पे चल रहा है। आरएमपी गांव में 30 से 50 रुपए में टीका भी लगाते हैं, दवाई भी देते हैं। जो हाईफाई डॉक्टर हैं वो 800 से 1000 रुपये की पर्ची काटते हैं, 4000 की दवाई लिखते हैं, 10,000 के टेस्ट लिखते हैं। समझदार पढ़ा लिखा बंदा तो हाईफाई के पास जाता ही नहीं है कि मार देगा साला। वो जाता है लल्लू लाल आरएमपी के पास और पूछता है क्या है, पैरासिटामोल है, एल्थ्रामाइसिन है, क्या है भाई, क्या दे रहा है। तो मेरे ख्याल से कि जो आपने ये चीज़ की, आज के कलयुग में ये नियम शायद नहीं लागू होता है। आप इसे जस्टिफाई कर दीजिए। एक्चुअली सर, जैसे अगर हम कोई कार भी चला रहे हैं और फॉर एग्जांपल हम उससे एक लिमिट के ऊपर हम उससे बस एक्सेलरेट कर रहे हैं कि भाई देखता हूँ कितनी इसकी लिमिट है, एक्साइटमेंट के लिए चला रहे हैं, तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेम चीज़ एफ&ओ में भी लागू होती है। अगर हम एफ&ओ को एक लिमिट में, उसको हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, उससे एक लिमिट करके कर रहे हैं, तो शायद हम उससे कुछ पॉजिटिव भी कर सकते हैं। बट हाँ, इस सच्चाई से भी सब लोग जानते हैं कि 100 में से 95 लोग, 95 भी नहीं, मैं बोलूँगा 98 लोग जो एफ&ओ में काम करते हैं या इक्विटी शेयर्स में भी करते हैं, वो हमेशा नुकसान करते हैं। क्योंकि कारण हो गया, हमें ये नहीं पता होता हमें ब्रेक कब लगाने हैं। बिल्कुल, वो स्पीड लिमिट करना, वो ब्रेक लगाना, वही सबसे ज़्यादा। मैं आपकी बात को काउंटर करूंगा कि आजकल कुछ क्लब बन गए हैं, वो गाड़ियों को लद्दाख में ले जाके ऊपर नीचे तेज दौड़ा के, उनके गुब्बारे बढ़ा के गाड़ियों में पेट पे पिल्लो बांध देते हैं कि चोट ना लगे। आजकल सर बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है देश में। तो यही लोग कहते हैं हम तो पूरा तेज दौड़ाएंगे, पूरा मर नहीं जाते जब तक, पलट नहीं जाते, एम्बुलेंस आज चलती है। तो मेरा तो विचार है कि एफ&ओ तो खतरनाक है। आप दूसरे तरीके बताइए इन्वेस्टमेंट करने की। 20 साल में हो गया, 30 साल की उम्र वाले में क्या कर सकता है? 30 साल की उम्र में मान लीजिए किसी की स्टेबल इनकम है तो वो कुछ पोर्टफोलियो अपना इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स भी वो जो जिन कंपनियों में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट हैं, जो अपने रेगुलर यूज़ वाली कंपनीज हैं, या जो कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज की डेट में बहुत अच्छा स्कोप दिखता है। फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। इस तरीके की जो कंपनियाँ जिनके प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं या जो एग्जिस्टिंग में काम कर रही हैं, जैसे एफएमसीजी में आप देख सकते हो, आईटीसी एक ऐसा ब्रांड है जो जिसके ग्रोथ के चांस बहुत अच्छे हैं, या कुछ इवन हिंदुस्तानी लिवर। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बताइए, एक अनपढ़ आदमी है, 50 साल की उम्र है, 2-3 करोड़ है, वो रेंटल इनकम बनाना चाहता है, उसके बारे में क्या विचार है
मैं छोटे छोटे कमरे डाल देता हूँ जिसमें भैया रहेंगे, 3-3 हज़ार रुपये किराया देंगे, 100 कमरे बना देता हूँ, हाँ जी। नकद किराया पकड़ूंगा। हाँ, एक 1 BHK वो अलग अलग जगह पे या एक उसमें ही इन्वेस्ट कर सकता है, सबसे अलग अलग किराया आएगा, उसकी रेंटल इनकम अच्छी जनरेट हो जाएगी। ये भी एक सही इनकम का सोर्स बहुत है अच्छा कि आप है। कोठड़ियाँ बना के हाँ या छोटे छोटे फ्लैट बना के हाँ रेंटल इनकम हो गया, हाँ, और आपका उम्र के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। बिल्कुल। अच्छा, आपके एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या आपके हिसाब से, बेस्ट जो आपने विद्या ग्रहण की उसके स्टडी करके क्या कहता है दिमाग? बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें आपकी प्रिंसिपल तो सेफ है ही है, प्रिंसिपल के साथ में आपको रिटर्न भी ठीक है, चाहे कम हो मगर कंसिस्टेंट आपको रिटर्न जनरेट हो रही है। ऐसा ना हो कि आपने ठीक है आज 1 करोड़ कहीं लगा दिए, 1 करोड़ के वो ठीक है 2 करोड़ के भी चांस है, वो 1 करोड़ भी आपके 50 लाख ना रह जाएं। इन्वेस्टमेंट की अगर प्रोस्पेक्ट से बात करें तो इन्वेस्टमेंट का प्राइमरी पर्पस ही इन्वेस्टमेंट यही होता है कि आपका जो इन्वेस्टेड सम है वो सेफ रहना चाहिए, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी भी इन्वेस्टमेंट का। आपके दफ्तर में कौन पढ़ा आया हाँ कि मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे एक चीज़ बताओ जिसमें पैसा लगाऊं, 1 करोड़ लगाना, तो आप क्या सलाह दोगे? किस एज में जी? क्या एज 50 साल। 50 साल। 1 करोड़ रुपए लगाना है तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है, उसको 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड करो। कुछ 2-3 अगर हम 3 हिस्सों में करा हमने 33 लाख के, अगर वो 2 1 BHK भी लेगा कहीं छोटी जगह में तो उसे 2 BHK वो मिल जाएंगे, 1 BHK के 2 फ्लैट, 2 उसमें लगा सकता है वो। 1/3 हिस्सा उसका इन्वेस्ट हो गया, दूसरा 1/3 वो लगा सकता है जो ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं उनमें लगा सकता है वो, और तीसरा वो लगा सकता है फिक्स डिपॉजिट में, जिससे इसमें उसका सरकारी योजनाओं के बारे में क्या कहोगे? डाकखाने में जो खुलती हैं 60 साल के ऊपर वालों में ब्याज भी अच्छा है। हाँ जी, एक वो भी ऑप्शन है, वो मतलब मैं मर्जी FD है। हाँ, मैं FD के साथ ही उनको क्लब कर रहा हूँ, जैसे NPS वगैरह स्कीम हो गई, PPF। अब उनके अच्छा, एक 20 साल का अनपढ़ लड़का आता है उसे क्या बोलेंगे 1 करोड़ लेके? 20 साल का तो उसे FD में लगाने का उसको कोई ऐसा सच रीज़न नहीं है उसका, वो रेंटल इनकम के लिए हाँ ज़रूर जा सकता है। उसके साथ उसको वो 50% अपना जो हाई ग्रोथ इक्विटी शेयर्स हैं या इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें जा सकता है, तो उसमें उसके बाद स्कोप है क्योंकि समझ गए। तो हम डोसे के साथ समरी करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का लिंक आपकी एज के साथ है, आपकी उम्र और उसके साथ क्या आपकी हॉबी है, अगर वो आप वैसे करेंगे तो सेफ रहेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिनेश सराफ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।